ये महत्वपूर्ण और प्रथम चैप्टर है कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान के इस चैप्टर से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ आपके के लिए बिहार ज्ञान चक्षु में। इससे बाहर इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, सभी प्रश्न इन्हीं में से रहेंगे। यह आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अंत तक बने रहें हमारे इस चैनल में। तो पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण सूत्र क्या है, अथवा गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी को F, वस्तु दूरी को U और प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहा जाता है। तो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यही हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र है। तो गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया 1/V जो 1/U बराबर 1/F। यही हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हम देख रहे हैं कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में आभासी एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, इस आभासी प्रतिबिंब अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब और जो है केवल समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, परंतु अवतल दर्पण में आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न नंबर 3, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। आपने अभी तुरंत पढ़ा कि समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का सीधा वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो हमारा जवाब होगा आभासी और बराबर। समतल दर्पण जो वस्तु का आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को F और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण में जो है हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम पढ़े हैं R बराबर 2F या F बराबर R/2, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न नंबर 4 में है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये हमारा उत्तर होगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की सहायता से है हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तुओं को नहीं देख पाते। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। केवल उत्तल दर्पण ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमारा उत्तर होगा
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी तुरंत इस प्रश्न को हमने दूसरे रूप में देखा कि वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की दुगनी होती है या फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध है, R बराबर 2F। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही अर्थात C पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, परंतु वस्तु से उल्टा अर्थात विपरीत बनेगा। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर और वस्तु से उल्टा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण उपयुक्त है, परंतु आज जो है प्रायः लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, परंतु दाढ़ी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के लिए किया जाता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 11वां प्रश्न, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12वां है, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है? किस दर्पण के सामने माने कौन सा दर्पण है जिसके सामने हम चाहे कितने ही दूरी पर खड़ा रहेंगे वो हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? तो हम जानते हैं, अभी हमने तुरंत पढ़ा कि समतल और उत्तल दर्पण ही है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा उत्तर होगा समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तर हो जाएगा समतल और उत्तल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, संभवतः दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट माने दांत का डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बढ़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? माने दांतों का बढ़ा हुआ माने बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तर होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। डेंटिस्ट हुआ ये उपयोग करता है अवतल दर्पण को दांत का बड़ा चित्र देखने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 14 है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा। प्रश्न नंबर 15, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है क्या कहलाता है? तो जिससे प्रकाश आर पार हो जाए क्या हो जाता है? पारदर्शी वस्तु, जैसे पन्नी हो गया, शीशा हो गया, ये सब से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, ये पारदर्शी हुआ। जिससे प्रकाश पार कर जाए वो पारदर्शी हुआ। अगला प्रश्न है, हमारी आंखें जो वस्तुएं देख सकती है वो वस्तु क्या कहलाती है? आत्मदीप्त या प्रदीप्त। जिसे हम देख सकते हैं वो होता है आत्मदीप्त या प्रदीप्त। आत्मदीप्त बोल सकते हैं, दीप्त बोल सकते हैं, प्रदीप्त बोल सकते हैं। जिस वस्तु को हमारी आंखें देख सकती है उसे आत्मदीप्त हो, प्रदीप्त हो या दीप्त भी कह सकते हैं। दीप्त वस्तुओं को ही हम स्वयं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये 2018 का वार्षिक परीक्षा में पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि जो है ये जो किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा है इसलिए माइनस है। प्रतिबिंब उल्टा बना है इसलिए माइनस है, माइनस माने ऋणात्मक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2018 का वार्षिक परीक्षा में पूछा है। 18वां प्रश्न, संयुग्मी फोकस केवल किस दर्पण में होता है? इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में
समयुग्मी फोकस पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है अवतल दर्पण अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवतल दर्पण जो है अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनाएगा। इसका उत्तर होगा मुख्य फोकस पर। फोकस पर आप देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसी गुण के कारण, क्योंकि ये जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो अनंत में है, अनंत से आने वाली प्रकाश को ये मुख्य फोकस पर एकत्रित कर देता है। ठीक है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो है मुख्य फोकस पर आकर ठहरती है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है? ये 20वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। चलिए 21वां प्रश्न हम देखेंगे। 21वां प्रश्न में है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो जब आपतन कोण 60 डिग्री हुआ तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो हमारा उत्तर होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए प्रश्न नंबर 22वां, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं उतार सकते। उत्तर होगा नहीं, नहीं, उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? तो अवतल दर्पण से चलती किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश किरणें जो है परावर्तन के बाद क्या जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये त है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? देखिए केवल अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है। और कहता है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। उत्तल ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है किसमें? समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें ये दोनों में, समतल में और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? समतल और उत्तल। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करे? तो कोई वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वो वस्तु प्रकाश का परावर्तन करे। जब कोई वस्तु प्रकाश का परावर्तन करता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा परावर्तन। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे, जो वस्तु नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा दर्पण। दर्पण जो है, दर्पण जो प्रकाश का नियमित रूप से अर्थात निरंतर प्रकाश का परावर्तन करती है, कौन? दर्पण। 27वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण होगा क्या? देखो हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वस्तु का कभी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, कभी छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, लेकिन उत्तल दर्पण से ही हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? उत्तल। हमारा अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के आकार का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। हमारा उत्तर हुआ अवतल दर्पण। प्रश्न 29, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। मोटर चालक का जो साइड मिरर होता है उसमें कौन दर्पण लगा रहता है? उत्तर होगा उत्तल दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लें। हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में बने हुए रहें, अंत तक आपको बहुत उपयोगी लगेगा, आपका बहुत काम का है। इस चैप्टर से इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न 30 नंबर, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो अभी तुरंत हमने पूर्व के प्रश्न में बताया था कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। हमारा उत्तर होगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 31, एक गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा है, कौन सा दर्पण होगा? जब परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का
परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, हमारा उत्तर होगा उत्तल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये एक होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण, तीसरा हो जाएगा समतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। दर्पण 3 प्रकार का हो गया, परवलयिक दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब 33वां प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माने 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34 है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था अभिलंब के बारे में, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 है, अवतल दर्पण का कौन सा सतह रजतित होता है? अभी हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण का, तो हम पढ़ेंगे अभी क्या है कि अवतल दर्पण का कौन सा सतह रजतित होता है, माने पेंट क्या हुआ रहता है? तो उत्तर होगा बाहरी सतह। अवतल दर्पण का बाहरी सतह रजतित होता है और उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजतित होता है। प्रश्न नंबर 37, जिस दर्पण का भीतरी सतह रजतित होता है वो कौन सा दर्पण होगा? हमने तुरंत बताया, ये क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजतित होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38, आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो दूसरा नियम में था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से दर्पण से परावर्तन के बाद जो है जिस बिंदु से मिलता हुआ प्रतीत होता है वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। प्रश्न नंबर 41वां प्रश्न है, आँख, नाक, कान, गला, दांत के जांच के लिए चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? हमने पहले ही डेंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। आँख, नाक, कान, गला, दांत का जो जांच करने के लिए जो है ये डेंटिस्ट हो या आई स्पेशलिस्ट हो या नाक कान का डॉक्टर हो वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। हमारा उत्तर होगा अवतल दर्पण। ये डॉक्टरी दर्पण में अवतल दर्पण को हम डॉक्टरी दर्पण भी कहते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न पहले भी दूसरे रूप में हो चुका है। इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी पोल। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो
ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को हम लोग अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसको पी से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव से जो फोकस के बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकसांतर, फोकसांतर या फोकस दूरी, जिसको हम छोटी एफ से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45वां है, किस गोलीय दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो देखा कि हम पहले पढ़े थे कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेकिन यहाँ जो है गोलीय दर्पण का जिक्र है, तो उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिससे केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब केवल उत्तल और समतल दर्पण के द्वारा बनता है, लेकिन काल्पनिक एवं आभासी दोनों प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47वां है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन को यम से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 में हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए उत्तल दर्पण का जिक्र आ रहा है, तो उत्तल दर्पण में जो है ये आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, इसमें जो है ये एकदम प्रतीत होता है, आती हुई प्रतीत होता है। ये आपका जो है वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक आती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि उसी बिंदु से आ रहा है, आती हुई प्रतीत होती है। वहीं अवतल दर्पण में क्या होगा, एकदम स्पष्ट है कि वो वहाँ जाके मिलता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साथियों, हमारा YouTube चैनल बिहार ज्ञान चक्षु आप लोगों की सेवा के लिए है। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और हमारा वीडियो अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारा पढ़ाने का जो है हमारा मेहनत दूसरों के भी काम आ सके और आप लोगों को भी लाभ हो सके। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा आप लोग जरूर खुद सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और अपने साथियों में जरूर फॉरवर्ड करेंगे। अंतिम और 50वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए, गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बिहार ज्ञान चक्षु, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिहार ज्ञान चक्षु।